हेलो, वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट क्लास ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक्स। ये सेशन हम व्हाट्सएप क्लास के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं। आपने उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा ओरिएंटेशन वीडियो था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे क्लास चलने वाली है वो जरूर देखा होगा। मैं क्विकली एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये जो सेशन है ये व्हाट्सएप क्लास रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में होने वाले हैं, जिसमें जो स्टॉक मार्केट के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जहाँ पे हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो अलग से ग्रुप बनाया गया है, आपको एक क्लास कोऑर्डिनेटर ने उसमें ऐड कराया होगा, उसमें ये पोस्ट किए जाएंगे। और एक वीडियो अर्लियर हमारा प्लान था कि हम एक वीक में तीन अलग अलग वीडियो रखेंगे एक सेशन के ऊपर। लेकिन क्योंकि बहुत सारे फीडबैक भी आए और मैंने भी ये देखा, क्योंकि इसमें कुछ लोग वीकेंड पे वीडियो देख पा रहे हैं, कुछ लोग बीच में देख सकते हैं, तो अभी हम एक वीक में एक टॉपिक के ऊपर वीडियो रखेंगे जिसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से एक लेमैन लैंग्वेज में, जिससे किस तरीके से क्या मार्केट टर्मिनोलॉजी होती है, हम बेसिक से स्टार्ट करके। हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में पहले से जुड़े हैं तो आपको ऐसा लगे कि बहुत ही बेसिक चल रहा है, क्योंकि हमें उस लेवल से देखना है जहाँ पे एक इन्वेस्टर स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, तो उस बेसिक लेवल से एबीसीडी ऑफ स्टॉक मार्केट से चालू करेंगे। और धीरे धीरे जो हमारे शेड्यूल हैं, जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उन सारी सेशंस तक पहुंचेंगे। तो आज का ये पहला सेशन है जिसमें हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट चालू करेंगे। तो ओरिएंटेशन वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लें, जहाँ पे हमें पूरा डिटेल बताया गया है कि सेशन के बाद कैसे क्विज होगा, कितने टाइम में ये सेशन देख के फिर अगला सेशन कब आएगा। तो वो सारा डिटेल आपको जो हमारा इससे पहले ओरिएंटेशन वीडियो था वो जरूर देखें। आज मैं ये क्लास स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो ये जरूरी है कि डिस्क्लेमर दिया जाए। यहाँ पे ये पूरा एक एजुकेशनल पर्पस, जो भी हम आपको नॉलेज दे रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, केवल एजुकेशनल पर्पस है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इसमें सेशन के दौरान कोई शेयर का नाम लिया जा रहा है या कोई ऐसी चीजें डिस्कस की जा रही हैं जो जिससे आप ये ना समझें कि ये हमारा रिकमेंडेशन है। अगर आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो आपको प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनका सपोर्ट लेना चाहिए। आप यहाँ तो जो भी डिस्कस किया जाएगा वो केवल एक एजुकेशनल पर्पज से है, ये हमारा रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि आप मेरे बारे में भी जानें। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। माई सेल्फ श्री कृष्ण सिंह तोमर। करंटली आई एम फाउंडर ऑफ एम मनी फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मैं पिछले 12 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ। अर्लियर मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो शेयर खान के साथ हुआ था इंदौर में, और उसके बाद मैंने एसबीआई कैप सिक्योरिटीज में एज क्लस्टर मैनेजर जॉब किया। 2018 में मैंने अपना स्टार्टअप तैयार किया, प्राइवेट लिमिटेड, ए मनी फिनवेस्ट सर्विसेज। और ये जो ए मनी फिनवेस्ट सर्विसेज कंपनी है वो डीपी सर्विसेज के लिए मोतीलाल ओसवाल से एसोसिएटेड है, जहाँ पे हम जो डीमेट अकाउंट से रिलेटेड सर्विस है वो मोतीलाल के साथ देते हैं। बाकी हम डायरेक्ट बीएसई से रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी के अलग अलग बहुत सारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनमें डील करते हैं। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई हैव डन एडवांस प्रोग्राम इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मैनेजमेंट फ्रॉम IIM लखनऊ। उससे पहले मैंने CWM किया है, चार्टेड वेल्थ मैनेजर, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडिया से। उससे पहले MBA, फिर वो सारी चीजें जो कॉमन एकेडमिक चीज क्वालिफिकेशंस होती हैं। अभी तक इस तरीके के जैसे ये तो ऑनलाइन सेशन है, इससे पहले मैं बहुत सारे जो 1-to-1 इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे एक लार्ज गैदरिंग था, तो 100 से ज्यादा ऐसी गैदरिंग को मैं एड्रेस कर चुका हूँ। ये क्लास को रखने का, आप तक पहुंचाने का हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमारा क्या इंटेंशन है, हम क्यों आपको फ्री में शेयर मार्केट का नॉलेज देना चाहते हैं। देखो, बहुत सारा नॉलेज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा या बहुत सारी अलग अलग जगह मिल जाएगा, लेकिन जो यूट्यूब पे नॉलेज होता है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता। कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्या सीखना चाहिए, कैसे जर्नी स्टार्ट होना चाहिए, किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें जिनको मस्ट शुड बी अवॉइडेड। तो मैंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे, मैं पिछले 10-12 साल से इस फाइनेंशियल फील्ड में हूँ, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर को मैंने देखा है जो इनिशियली अपना कहीं से देख के, जब खासकर जब मार्केट बुलिश रन में होता है, जब बढ़ रहा होता है, तब, क्योंकि ये चारों तरफ न्यूज होता है, टेलीविजन में भी होता है, सोशल मीडिया में भी होता है, प्रिंट मीडिया में भी होता है कि मार्केट इतना बढ़ रहा है, तो न्यू कॉमर्स इन्वेस्टर्स आते हैं और वो
बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो जिनको शुरू से ही अवॉइड किया जाना चाहिए। उनको कोई ऐसा नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट करने आए हैं, एक तो वो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, उनको खुद पता नहीं है जो पैसा है वो शेयर मार्केट में एज ए अर्निंग ऑप्शन आते हैं, तो इनिशियली उनको काफी लॉस फेस करना पड़ता है। और जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो भी उनको नहीं होता है, अभी तक ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ये मेरा ऐसा मानना था कि एक ऐसा सेशन होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल अगर मैं सेशन करने जाता तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा टूल्स, बहुत सारा एक्सपेंस उसमें लगता। तो मैंने व्हाट्सएप क्लास को जरिया बनाया जिसके थ्रू मैं आप तक ये जो एक लर्निंग सीरीज है स्टॉक मार्केट की, जो अभी तक मैंने सीखा है, मैं कोई टीचिंग प्रोफेशन से नहीं हूँ, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल है अभी तक। तो हो सकता है कि जो जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उस तरीके से स्किल ना हो मेरा, क्योंकि मैं ज्यादातर जो मेरा नॉलेज है वो प्रैक्टिकल फील्ड से है, 12-13 साल से। मैं टीचिंग से नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने सीखा है मैं कोशिश करूंगा आपको बता पाऊं, जिससे जो बहुत सारी गलतियां होती हैं उनको अवॉइड किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर क्या होता है। शेयर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, शेयर मतलब हिस्सा। मान लो मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जो ग्वालियर में बर्गर सेल करने का काम करती है सपोज, और एक स्टोर है ग्वालियर में जो अच्छा काम कर रहा है अभी, और हमारा जो उससे रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा है, हमारा जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत अच्छा है। अभी मुझे क्या करना है कि अगर मैं मुझे अपनी जो बिजनेस है, जो बर्गर का मेरा शॉप है, बर्गर सेलिंग होता है, उस बिजनेस को अगर बढ़ाना है, अगर रेवेन्यू जनरेट करना है ज्यादा, तो अगर मैं उसी जो अपना एक शोरूम है उसको ही बढ़ाऊं, बढ़ाता जाऊं, तो वो उतना शायद ग्रोथ ना कर पाए। तो ग्रोथ करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, एक्सपांशन करना चाहिए। शहर में ही अलग अलग पॉइंट पे और दूसरे शॉप्स ओपन करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे शहरों में भी अलग अलग रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद आता है। हमारा जो जितना भी जो रॉ मटेरियल लगता है, एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पाता है। जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा उससे रिटर्न निकाल सकते हैं। तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है हमारे पास। तो मुझे क्या करना है, इसको एक्सपांशन करना है शहर के दूसरे और जगह, और अलग अलग देश के दूसरे शहरों में भी। तो मुझे क्या सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगा वो पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि अलग अलग जगह शॉप्स ओपन करने में पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब वो पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि मैं बैंक को अप्रोच करूं कि मुझे ये मेरा बिजनेस प्लान है, मुझे लोन चाहिए, कि मैं मुझे अलग अलग सिटीज में अपने रेस्टोरेंट ओपन करना है, वहां से मैं ये सेल करूंगा। अभी तक मैं जो बिजनेस करता हूँ, इतना पैसा इन करता हूँ, इतना अर्न करके मैं निकाल लेता हूँ। तो ये पूरा बैंक देखेगा, और हो सकता है कि वो जितना लोन दे रहा है उसके अगेंस्ट में कुछ मॉर्गेज का रिक्वायरमेंट निकाले कि इतना, अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए लोन दूंगा तो मुझे कम से कम इतना आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ेगा। तो एक तो वो बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं अगर बैंक के पास जाऊं तो मुझे कुछ ना कुछ मॉर्गेज करने के लिए चाहिए। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इंटरेस्ट पार्ट वाला, कि अगर मैं बैंक से पैसा लूंगा तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। हो सकता है कि बिजनेस में कुछ ऐसी भी चीजें आई जहां पे 1-2 महीने उतना सेल नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट और ईएमआई लगातार चलता रहेगा। तो दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि मैं अपनी कंपनी में पार्टनर्स बना लूं। मैं बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स या जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास जाऊं, उनको अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करूं कि मेरा देखो ये ग्वालियर में एक शॉप है जहां मैं, ये हमारा रॉ मटेरियल लगता है, इतना पैसा मैं इन करता हूँ, एक दिन में मेरा इतना सेल है, ये हमारा ब्रांड वैल्यू है, लोग पसंद करते हैं। हम इस तरीके की अगर अलग अलग दुकानें खोलेंगे तो हमारे पास जो सेल है वो और बढ़ जाएगा, तो हमारा ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हम प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर क्या करेगा, अगर आपका प्लान समझ में आया तो वो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, और आप बिजनेस का कुछ, कंपनी का कुछ हिस्सा उसको दे देंगे, एज ए पार्टनर आपने दे दिया। तो वो क्या हो गया, शेयर। इसी तरीके से जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम उतने परसेंट के उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। वो शेयर बहुत छोटा भी हो सकता है, आपका जो पार्टनरशिप हिस्सा है वो बहुत कम, 0.0001 भी हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है, लेकिन उसी रेशो में आप कंपनी के पार्टनरशिप ले लेते हैं तो वो शेयर होता है। तो यहां से जननी होती है शेयर की चालू। ये तो शेयर हो गया। अब शेयर मार्केट क्या होता है, जैसे किसी मार्केट में अगर क्लॉथ का ट्रेडिंग हो रहा है, कपड़ों का व्यापार हो रहा है, तो उसको कपड़ा मार्केट बोलते हैं। उसी तरीके से किसी मार्केट में अगर सब्जियों का व्यापार हो रहा है तो उसको सब्जी मार्केट बोलते हैं। उसी तरीके से अगर किसी मार्केट में शेयर्स की खरीद फरोख्त हो रही है तो उसको शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में ज्यादातर जो, अगर 1992 से पहले की जर्नी है उसकी बात करें तो फिजिकली काम होता था।
उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, उसमें देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट की बात करें तो इंडिया में कैसे ये शेयर मार्केट एग्जिस्ट में आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसको मैं एक्सप्लेन करूं क्विकली। तो 1975 में एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी मुंबई में काम करने वाली, नेटिव स्टॉक मार्केट जो स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन एसोसिएशन का एक, अगर हम बात करें इंडिया में हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट के बारे में, तो 1875 में पहली बार नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने मिलके एक एक्सचेंज बनाया जिसको बीएसई का नाम दिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो 1875 में ये एशिया का सबसे पुराना एक ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई को फॉर्म किया 1875 में। इसके बाद क्या हुआ, 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज। ये अलग अलग पूरे देश के अलग अलग जगह, अलग अलग बड़ी सिटीज में वहां के सराउंडिंग बिजनेस को के शेयर्स में खरीद फरोख्त करने के लिए अलग अलग बहुत सारे एक्सचेंज उस समय हुआ करते थे। तो 94 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म हुआ, जो प्राइमरली डील करता था वहां की जो वहां की अहमदाबाद की सराउंडिंग कंपनीज हैं, टेक्सटाइल मिल और भी जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स में डील करता था। उसके बाद क्या हुआ, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज 1908 में फॉर्म हुआ, जो वहां के सराउंडिंग जो बिजनेसेस हैं, जूट मिल्स, प्लांटेशन कंपनीज, उनके शेयर्स में खरीद फरोख्त करता था। 1920 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज सेप हुआ, वो भी वहां की सराउंडिंग कंपनीज के शेयर्स में डील करता था। उसके बाद 1957 में बीएससी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, उसको एक एक्ट बनाया, उसके तहत उसको एज ए गवर्नमेंट एक्सचेंज उसको मान्यता दे दी। एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के रूप में बीएससी को मान्यता दे दी 1957 में। उसके बाद क्या हुआ, 1986 में जो सेंसेक्स है बीएससी का एक इंडेक्स, क्योंकि बीएससी में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हो गई, वो कंपनियों का जो व्यापार है वो किस तरीके से आज ज्यादा हुआ, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा कि घटा ओवरऑल, तो उसको एक इंडिकेशन देने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया सेंसेक्स। तो सेंसेक्स सबसे पहले कब एग्जिस्ट में आया, 1986 में। उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें इन्वेस्टर के साथ हो रही थी कि गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इसका इसका एक रेगुलेटर होना जरूरी है, इसको ये पूरा जो सिक्योरिटी मार्केट है इसको रेगुलराइज किया जाना जरूरी है। तो सबसे पहले एक नॉर्म आया इंडिया में 1992 में, एक डिपार्टमेंट, ये पूरा अलग से एक कम्युनिटी बना, एक, क्योंकि उस समय तक बहुत सारी ऐसी अनऑथराइज प्रैक्टिसेस हो रही थी जिससे जो इन्वेस्टर्स के हित में नहीं थी। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि ये जो सिक्योरिटी मार्केट है इसको भी प्रॉपर रेगुलेट किया जाना जरूरी है। जिस तरीके से बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, उसी तरीके के प्रॉपर इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट कर पाए, जिससे कोई इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई ऐसी चीज ना हो जो इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड हो जाए। तो ये पूरे सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी का गठन हुआ 1988 में। ये पूरा 1992 में पूरे एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया, जिसमें ये खुद ही ऑथराइज हो गया कि अगर इसको कोई भी एक्शन लेना है इससे सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, तो उसको गवर्नमेंट के पास भी जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही, जैसे आरबीआई इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है उसी तरीके से 92 में सेबी को भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया। 1992 में ये सेबी ने ये रिकमेंड किया कि पूरे देशों के बहुत सारे अलग अलग एक्सचेंज थे उस समय तक, तो उनको रेगुलेट करना उतना इजी नहीं हो रहा था। तो एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने ये सजेशन दिया कि एक नेशनलाइज, पूरा नेशनलाइज एक एक्सचेंज होना चाहिए। तो एनएससी का गठन हुआ 1992 में, और जो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस थे, जहां पे मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता, मद्रास, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज का ज्यादातर या तो उनको मर्ज कर लिया गया या उनकी जो कंपनी थी वो एनएससी में लिस्ट हो गई। तो वहां से 1992 से एनएससी एग्जिस्ट में आया। 1995 से जो बीएससी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया, और एनएससी तो जब से ये फॉर्म हुआ था तब से ये इलेक्ट्रॉनिकली स्विच था कि यहाँ जो भी जो ट्रांजेक्शन होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही होंगे, शेयर्स का जो खरीद फरोख्त है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही किया जाएगा। 1992 से पहले क्या होता था कि जो भी शेयर खरीदने होते थे, मान लो अगर एक एज ए इन्वेस्टर मुझे खरीदना है, 1992 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो मुझे किसी ब्रोकर से बात करना होगा जो शेयर्स में डील करते हैं, कि मैं उनको बताऊंगा कि मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने, तो मेरे लिए वो रिलायंस का सेलर ढूंढेंगे उनको, क्योंकि वो ब्रोकर, फिर बड़े ब्रोकर बहुत सारे इस तरीके से पूरा एक इन्वायरमेंट में जुड़े रहते थे। तो वो सेलर ढूंढेंगे, वो सेलर से बात करेंगे कि ये आपका शेयर बेचना है तो इतने में खरीदेंगे, तो वो पूरा जो प्राइस एक्शन है वो ब्रोकर तय करेगा।
सेलर से हो सकता है कि वो शेयर लिया मान लो 1,000 रुपए में, और वो मुझे खरीदने के लिए 1,200 रुपए में दिया। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं था। ये प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए पूरा 92 से ये स्टार्ट किया गया कि ये जितनी भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही होना चाहिए, और ये बायर और सेलर के बीच डायरेक्ट होना चाहिए एक्सचेंज के थ्रू। तो ये पूरा एक प्रोसेस बनाया गया जहां से अगर आप अभी भी आपके पास अगर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अभी फिजिकल शेयर्स होते हैं। तो 92 के बाद से सारे जो नए ट्रांजेक्शन्स हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिकली हो ही गए, लेकिन फिजिकल शेयर्स भी जिनके पास थे उनको अभी एक प्रोसेस बनाया गया कि वो फिजिकल शेयर डीमेटेरियलाइज करा सकते हैं, वहां से वो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके ट्रांजेक्शन चालू कर सकते हैं। तो फिजिकली जो शेयर्स में खरीद फरोख्त थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई 1992 के बाद। अब इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर मार्केट फॉर इकोनॉमी, ये सभी को मालूम है कि अगर किसी भी अच्छी ग्रोइंग कंट्री के लिए वहां का स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एक कैपिटलिज्म क्रिएट होता है कि बहुत सारी कंपनीज अगर आएंगी तो वो जॉब भी ज्यादा ऑफर करेंगी, वहां से जीडीपी में भी उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो पाएगा। तो कोई भी ऐसा देश जो ग्रो करना चाहता है वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस को इस तरीके से रखता है कि उनके जो स्टॉक मार्केट है वो ग्रो कर पाए, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां मार्केट से पैसा ले पाए और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाए, जो सीधा उस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए और जॉब क्रिएशन हो पाए, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी उससे कलेक्ट हो पाए। वाई इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? इन्वेस्ट और ट्रेड दो अलग अलग चीजें होती हैं जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में? आपका जो पोर्टफोलियो है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टॉक मार्केट क्यों ना होना चाहिए? तो इसके पीछे दो बड़े जबरदस्त रीजन है। वो ये है, एक तो इसका जो पोटेंशियल रिटर्न है, पोटेंशियल रिटर्न बहुत हायर है। मतलब अगर देखा जाए जब से ये एग्जिस्ट में आया बीएससी 1979 से, तो 100 रुपए का जर्नी स्टार्ट हुआ था। मेरे पास एक चार्ट भी है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। वो आज 73,000 के पास में पहुंच गया। तो अगर इस टाइम में वहां से लेके अभी तक अगर इसका सीएजीआर निकाला जाए तो लगभग इसने 15.5-16% के आसपास रिटर्न दिया है। इसके साथ अगर दूसरे असेट क्लास को जो ऑर्गेनाइज है, जिनका डाटा अवेलेबल है, उनको देखा जाए, जैसे गोल्ड का रिटर्न देखा जाए इसी ड्यूरेशन में, तो उसने लगभग 10% दिया है। फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि अर्लियर ये बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देते थे, धीरे 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 कम होता गया, तो एवरेज निकाला जाए तो लगभग 7.70 फिक्स डिपॉजिट ने दिया है। अब ये तो हो गया रिटर्न। अगर इन्फ्लेशन इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन हुआ है उससे अगर एडजस्ट किया, इन्फ्लेशन भी लगभग 7.5-8% रहा है, तो अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो ये आपको एक्चुअल रिटर्न देने का जो मिला है वो या तो थोड़ा गोल्ड दे सकता है या स्टॉक मार्केट दे सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन शेयर मार्केट का भी होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में चाहते हैं तो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है वेल्थ क्रिएशन। इन्फ्लेशन से ज्यादा ये रिटर्न देता है जैसे मैंने बताया, और ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट भी करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपने भी सुने होंगे, जहां पे अगर इन्वेस्टर ने बाय करके थोड़ा अच्छी कंपनी और होल्ड किया एक लॉन्ग टर्म में तो अच्छा वेल्थ क्रिएट हुआ है। सेंसेक्स ही 100 रुपए का जहां स्टार्ट हुआ था 73,000 है, तो लॉन्गर पीरियड टाइम में ये एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, अब उस पूरा 100 रुपए किसी एक असेट क्लास में, चाहे वो एफडी हो, गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो, क्योंकि रियल एस्टेट के कोई ऑर्गेनाइज डाटा नहीं थे इसलिए मैंने इस स्लाइड में नहीं डाला। तो अगर आप एक ही असेट क्लास में रखते हो तो हो सकता है कि आप और जो एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ना हो पाए। तो आपको एज ए डाइवर्सिफिकेशन असेट भी आपको स्टॉक मार्केट का कुछ ना कुछ हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, मेरे पास चार्ट है जब से ये स्टार्ट हुआ था बीएससी सेंसेक्स 1991 से लेके अभी तक। बहुत सारे ऐसे एडवर्स सिचुएशंस भी आई, जैसे अभी रिसेंटली कोविड, उससे पहले लीमन ब्रदर्स क्राइसिस, उससे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत सारे बड़े बड़े क्राइसिस भी आए। तो मार्केट गिरा लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बढ़ा। आप कभी कहीं भी इस चार्ट में देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा, जो करेक्शंस होता है वो हमेशा टेम्परेरी होता है। जो ग्रोथ है, लाइक जो हमारा इकोनॉमी है, क्योंकि हमारा इमर्जिंग इकोनॉमी है, ओवरऑल यहाँ से हम ग्रोथ कर रहे हैं। अगर देखा जाए, आपसे मैं पूछूं कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी और जीडीपी या देश, आप आज से 10 साल बाद किसकी तरफ जाते हुए देखते हैं? हमारा जो देश है वो यूरोपियन कंट्री और अमेरिका जैसा डेवलप नेशन बनने की तरफ जा रहा है, या फिर
ताइवान और इस तरीके की जो कंट्रीज हैं उसकी तरफ जा रहा है। आप भी बता पाएंगे कि हमारा देश डेवलप की तरफ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है, वो ज्यादा तेजी से काम होना चालू हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम होना चालू हो गया है, सर्विसेज कंपनी में काम होना चालू हो गया है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे वहां ऑर्गेनाइज होना चालू हो गया है। तो ये यहाँ से 10 साल में और धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ से 10 15 20 20 साल तक इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्रीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो जो ग्रोथ अभी तक हुआ है उससे ज्यादा अभी यहाँ से होने के चांसेस है। टेम्परेरी करेक्शन आ सकते हैं, तो अगर आप अपनी सही सूझबूझ के साथ सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्गर पीरियड में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते तो आप सीधा इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि अभी माहौल उस तरीके का है तो मैं एग्जांपल वहीं से देना चाहूंगा। इंडेक्स एक तरीके का, जैसे जब हनुमान जी को, जब लक्ष्मण जी को शक्ति हो गई थी और लग गई थी, मतलब वो मूर्छित हो गए थे, तो उनके लिए जड़ी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। तो हनुमान जी वहां गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी जड़ी बूटी थी, वो वहां से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन सी एक जड़ी बूटी ले जाना चाहिए जिससे लक्ष्मण जी को ठीक किया जा सके। तो क्योंकि वो एक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ लेके आ गए। उसी तरीके से जो इंडेक्स होता है, अगर आप कोई एक फंड एक स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा इंडेक्स खरीद लो। मतलब ऐसे बहुत सारे ईटीएफ हो गए हैं, बहुत सारे। आप धीरे धीरे ये सेशन में आपको समझ में आएगा कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो इंडेक्स में ही पैसे इन्वेस्ट कर दोगे। ये इंडेक्स जो 100 का था 73,000 है, आज से 10 साल बाद और आगे होगा। तो आप, हो सकता है कि आपने अगर कोई एक स्टॉक चुना, हो सकता है वो चले कि नहीं चले, लेकिन इंडेक्स जरूर चलेगा। तो जैसे पूरा पहाड़ लेके आ गए हनुमान जी, वैसे ही आप भी कर सकते हो कि पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप ये पूरे सेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा सही है। ये नंबर्स में दिखाया है जब ये पीपीटी बनाया गया, क्योंकि मार्केट ने इतनी तेजी से ग्रोथ किया है कि पीपीटी अभी बनाए 2 3 महीने ही हुए हैं। तो जब 63,000 का सेंसेक्स था उस समय, और अभी लगभग 73,000 है। तो 100 रुपए की जो जर्नी चालू हुई थी वो 73,000 पे है आज, जनवरी 2024 में। तो जो 1 लाख रुपए लगाए गए थे उस समय, अगर किसी ने 79 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज लगभग लगभग 7 करोड़ 40 लाख के समथिंग वो कैपिटल एक्युमुलेशन हो जाता, अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता तो ये जर्नी आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। तो अगर आप किसी एक स्टॉक में बहुत अगर रिस्क नहीं, क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट का सबसे बेसिक रूल है कि नेवर लूज योर कैपिटल। अगर आप अपना पैसा लूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जब समझ जाओ तो पूरा समझदारी आ गई कि हाँ अब मैं यहाँ से पैसा बना सकता हूँ, उस समय तक आपने पूरा पैसा ही लूज कर दिया, या आपका पैसा अगर लूज हो गया तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस था स्टॉक मार्केट को लेके वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप अभी अर्ली इन्वेस्टर है, अर्ली टाइम इन्वेस्टर है, अभी स्टार्टिंग ही किया तो आप स्टार्ट करो इंडेक्स से, इंडेक्स पर बाइंग से। और और भी बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो हम धीरे धीरे इसमें एक एक स्लाइड में जहां वो सुटेबल होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे वेल्थ क्रिएशन का बात हो रहा था, मैंने बताया था कि हायर यहाँ पोटेंशियल है वेल्थ क्रिएट करने का। आप सभी लोगों ने ये एग्जांपल सुना होगा। ये 1992 में एक विप्रो कंपनी पहली बार अपना आईपीओ लेके आई थी। अब आईपीओ क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करेंगे आगे। आईपीओ लेके आई थी जहां पे पब्लिक को ये ऑफर किए गए थे उसके शेयर, कि वहां पे 1992 में 10,000 रुपए जिसने इन्वेस्ट किया था, ये उसका पूरा बोनस हिस्ट्री है। डिविडेंड मैंने इसमें नहीं जोड़ा है, इस टाइम पे उसने डिविडेंड भी दिया है। 2019 तक है, अभी तो 2019 से भी 4 साल हो गए, तो इस टाइम में बहुत सारा डिविडेंड भी दिया है। मैंने केवल बोनस यहाँ पे आपको शो किया है स्लाइड में। किसी ने अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 1980 में, तो आज कितना उसका वेल्थ एक्युमुलेट हो गया होगा। कोई अगर आप कोई अगर अनुमान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी ये सारे नंबर्स गूगल पे अवेलेबल है। आप कॉर्पोरेट एक्शंस विप्रो का निकालेंगे तो वहां भी ये स्लाइड जो मैंने आपको दिखाया ये शो हो जाएगा। हाँ, तो मैं ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी ने 10,000 1980 में विप्रो में इन्वेस्ट किया है तो अभी अप्रोक्स वैल्यू लगभग 800 करोड़ है। तो इस तरीके का वेल्थ क्रिएशन जो हुआ है वो अभी भी ऐसा बहुत सारी सेक्टर्स में, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा पोटेंशियल है जो इतने लॉन्गर टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो स्टॉक मार्केट को भी आपके जो पोर्टफोलियो है उसका एक सही राइट एलोकेशन आपका शेयर मार्केट में भी होना चाहिए, विथ ए प्रॉपर एडवाइस।
आप खुद ही रिसर्च करके स्पेकुलेटिव चीजों में करके पैसा ज्यादातर खोने के चांस रहते हैं। अगर आप ठीक से एनालाइज करने के बाद एक अच्छी एडवाइस के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरीके के और भी वेल्थ क्रिएटर्स हैं। अभी पिछले, ये तो मैं बहुत 40 साल की बात कर रहा हूँ, 40 42 साल की। अभी भी अगर आप पिछले 10 साल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, पिछले 5 साल के ही ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बात ना करके आगे जैसे जैसे हम इस सेशन में जाएंगे और भी जो हमारे लाइनअप सेशन है वो देखेंगे, तो आप खुद भी ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करना सीख पाएंगे कि कैसे जो मल्टी वगैरह स्टॉक है वो किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल, टेक्निकल, और ये जो सारे सेशन जो हम आपको देने वाले हैं वो फ्री रहेंगे। हमारा इंटरेस्ट आपको सिखाने का ये है कि आप कोई गलती ना करें। और दूसरा इंटरेस्ट मैं क्लियरली आपको बताना चाहूंगा वो ये है, क्योंकि हम फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, हम भी बहुत अच्छी तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और हमारे साथ जो एसोसिएशन होता है वो लाइफ टाइम तक चलता है, क्योंकि हम, हमारा जो अप्रोच होता है वो बाय राइट एंड सिट टाइट वाला फिलोसफी के साथ काम करते हैं कि अच्छी चीज खरीदो और उसको लेके बैठ जाओ, जब वो बढ़ेगा तब बेचेंगे। प्रॉपर एक एनालिसिस होता है स्टॉक का, वो हम रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे अलग अलग फेस होते हैं और उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपका गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है उसके हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए, इतने टाइम के लिए लेना चाहिए। क्योंकि आपका, बहुत ज्यादातर लोग 80 90% या उससे भी 95 या 99% लोगों का ये प्राइमरी काम नहीं है, वो कुछ और कर रहे हैं। हो सकता है कोई जॉब कर रहा है, हो सकता है कोई बिजनेस कर रहा है, हो सकता है किसी कोई अलग टाइप टाइप की एक्टिविटी कर रहा है। साथ साथ में वो अपने पैसे पे अप्रिसिएशन लेने के लिए, समटाइम्स बहुत सारी जगह से सुनने के बाद पैसे से पैसे कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में आता है। तो आपका, क्योंकि वो प्राइमरी काम नहीं है, हमारा ये प्राइमरी काम है। हम सुबह, अगर चाहे ना चाहे, सुबह 8 बजे से लेके रात के 7 8 बजे तक स्टॉक मार्केट में ही रहते हैं। और ये पिछले 10 12 साल का जर्नी है। और ये हमारा, मैं अकेला नहीं करते, प्रॉपर हमारे ऊपर भी टीम है, हमारे साथ भी हमारे काम करने वाली टीम है। तो जब हमारे साथ कोई एसोसिएट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर आरएम असाइन करते हैं। वो उनके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से टाइम टाइम पे क्या खरीदना चाहिए, क्या बताना चाहिए। तो ये एक मिसकंसेप्शन है यहाँ पे कि आप खुद करके बहुत कर सकते हो। ज्यादातर आप देखोगे कि जिनसे गलतियां हुई हैं, जिनने किया है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर शुरुआत में आए, उन्हें स्टार्टिंग ही फ्यूचर ऑप्शन से करी ना। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर थोड़ा सा सही एडवाइस मिले तो अवॉइड किया जा सकता है। तो ऐसे और भी वेल्थ क्रिएशन स्टोरी आगे आ सकती है। और अभी भी पिछले 2 3 साल में भी इतना अच्छा रिटर्न दिया है मार्केट ने, अगर आपने सही स्टॉक खरीद के रखा है तो उसमें काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम अपना सेशन। इस तरीके के जो यहाँ लिंक टॉपिक्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क, ये पूरा शेयर मार्केट काम कैसे करता है। देखो, एज ए बायर, मैं जब खरीदने का अपना बिड लगाता हूं तो मेरा एक ब्रोकर के थ्रू कहा जाता है। जैसे कोई भी इंटरमीडिएटर होता है, मोतीलाल ओसवाल एक इंटरमीडिएटर है, उसी तरीके से और बहुत सारे इंटरमीडिएटर हैं जहां पे मेरा डीमेट अकाउंट है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, अगर मुझे शेयर मार्केट में, क्योंकि जैसे मैंने बोला 1992 के बाद ये कंपलसरी हो गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही शेयर पे खरीद फरोख्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होता है, आपका एक केवाईसी होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बैंक प्रूफ हो, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम, ये सारे जो डिटेल्स होते हैं वो आपको देने होते हैं इंटरमीडिएटर को। इंटरमीडिएटर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फुल सर्विस, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से रिसर्च रिपोर्ट, कंपनी के बारे में पूरा प्रॉपर रिसर्च, और एक सर्विस, एक आरएम, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो पूरा सर्विस ब्रोकर। दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब अगर आपका प्रोडक्ट अप्रोच है तो आप डिस्काउंट ब्रोकर में जा सकते हैं, अगर आपका सॉल्यूशन अप्रोच है तो आपको एक सर्विस इंटरमीडिएटर के पास जाना चाहिए वहां पे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हम थोड़ा पैसा, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर, उन्हें को उनको क्या करना है, डिस्काउंट ब्रोकर को एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, वो सभी के लिए कॉमन। एक बिगिनर है उसके लिए भी वही है, और एक जो HNI इन्वेस्टर है उसके लिए भी वही है, सभी के लिए एक जैसा है। उसको आप अपने हिसाब से करते रहो, यूट्यूब पे सर्च करो, टेलीग्राम पे सर्च करो, जो भी आपको एडवाइस कर रहा है उसके खुद अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसा भी आप उस पर कर पा रहे हैं। सर्विस ब्रोकर में क्या होता है, वो प्रॉपर आपको रिसर्च, आपको एक आरएम, उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे सारी सर्विसेज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड
जानकारियां ले सकते हैं। वो आपको अपने तरफ से जो रिसर्च है वो आपको बताएंगे। तो प्रॉपर सर्विस के साथ जिनका सॉल्यूशन अप्रोच होता है, जो थोड़ा सा प्रीमियम सर्विसेज चाहते हैं, वो सर्विस ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं। मोतीलाल ओसवाल एक सर्विस ब्रोकर है। तो डीमेट अकाउंट ओपन कराना है। डीमेट अकाउंट के बाद फिर क्या होता है, आप सीधा एज ए बायर आप जब बिड करते हो तो सबसे पहले आपके ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज में जाता है। एक्सचेंज पे और भी दूसरे इंटरमीडिएटर के थ्रू अगर वही शेयर कोई सेल करना चाह रहा है तो वो भी अपना बिड लगाया हुआ है। तो वहां से जब आपका बाय आस्क प्राइस उसके बिड प्राइस से मैच हो जाता है तो आपका वो पूरा सौदा कंप्लीट हो जाता है। या आपको पता ही नहीं चलता कि आपने जो शेयर खरीदे हैं वो किससे खरीदे हैं, लेकिन ये एक्सचेंज और मार्केट और पार्टिसिपेंट जैसे ब्रोकर, क्लियरिंग मेंबर्स, ये सारे पार्टिसिपेंट की वजह से ये इतना स्मूथली हो जाता है कि आप एक क्लिक पे शेयर बाय कर सकते हैं, एक क्लिक पे शेयर सेल कर सकते हैं। एनएससी बीएससी का रोल क्या है, ये दोनों एक्सचेंज है। जैसे मैंने बताया पहले बहुत सारे एक्सचेंज होते थे, अभी इंडिया में प्राइमरली दो ही एक्सचेंज है जो बड़े एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स एंड निफ्टी, देखो जैसे मैंने सेंसेक्स को तो एक्सप्लेन किया है। जो सेंसेक्स होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और निफ्टी है जो स्टॉक जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स है। इंडेक्सेस को क्या होता है कि मार्केट ने आज कितना काम किया, कि मार्केट ने ओवरऑल जो बिजनेस है वो बढ़ा कि घटा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्सेस बनाए गए। जो सेंसेक्स कैसे फॉर्म हो, सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव से एस ई एन ले लिया, इंडेक्स से एस ई एक्स ले लिया, तो सेंसेक्स बना दिया। तो मतलब इसके पास जो टॉप की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं सेंसेक्स में, अभी देखा जाए तो 10,000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन सबसे बड़ी 30 कंपनियां, लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का एक तरीके का वो वैल्यू होता है। मान लो मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जो जिसका करंट प्राइस है 100 रुपीज, और इसके टोटल 1,000 शेयर बाय और सेलिंग करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 जो शेयर्स है अवेलेबल शेयर्स, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना आ गया, 1 लाख। इसी तरीके से जो बड़े बड़े शेयर्स है उनका लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली टॉप 30 कंपनीज का जो रेशो होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो, कि टोटल उनका आज मान लो शेयर जो टॉप 30 कंपनी थे उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा, तो उसको वो सेंसेक्स इतना बढ़ा। अगर वो उनमें कमी आई तो उसको सेंसेक्स इतना गिर गया। तो जरूरी नहीं कि अगर सेंसेक्स गिर रहा है तो उसमें लिस्टेड सारी कंपनीज गिर रही हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वहां से क्या होता है कि सेंसेक्स जो लार्ज टॉप की 30 कंपनी जिनसे ये सेंसेक्स का कैलकुलेशन निकाला जा रहा है, रेशो निकाला जा रहा है, उनमें ओवरऑल जो आज का जो व्यापार हुआ है वो निगेटिव हुआ है, तो उसको बोलते हैं सेंसेक्स आज इतना पॉइंट डाउन हुआ। अगर वो बड़ा है तो इतना पॉइंट बढ़ा। इसी तरीके से निफ्टी में वहां के लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन की जितने भी लिस्टेड कंपनियां उनकी टॉप 50 कंपनियों का रेशो निकाला जाता है, उससे ये निफ्टी पूरा बनाया गया। और वहां से उनके जिस रेशो में घटता बढ़ता है उसी तरीके से आप ये सुनते हैं कि आज निफ्टी इतना पॉइंट चला। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर निफ्टी में मान लो 5-6 हजार शेयर लिस्टेड हैं, अगर निफ्टी गिर रहा है तो सारे शेयर गिर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो टॉप के 50 जो शेयर हैं जिनसे ये कैलकुलेट किया जाता है उनका ही ये रिप्लीकेशन होता है। अब शेयर मार्केट टर्मिनोलॉजी समझते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजीज का यूज किया जाता है कि बुलिस व्यू, बुलिस मार्केट, बुलिस हो गया, मार्केट बुलिस है। यहाँ से तो बुलिस व्यू क्या होता है, यहाँ पे बुलिस एंड बियरिश दो चीजें होती हैं। ये जैसे बुल बुल क्या करता है, जब भी किसी चीज को धक्का लगाता है तो नीचे से ऊपर को करता है। तो बुलिस व्यू मतलब बायर उस कंपनी वो मार्केट में इतने ज्यादा है कि मार्केट बुलिस है, बढ़ रहा है। बार बायर ज्यादा है तो वो मार्केट बुलिस है। अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट का बुलिस व्यू है हमारा, तो उसका मतलब ये है कि वो मार्केट को ऊपर बढ़ते हुए देख रहा है। इसी तरीके से जब बियर होता है, बियर का क्या करता है, बियर ऐसे जो उसका अप्रोच होता है ज्यादातर ऐसे होता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि बियरिश व्यू है तो मतलब सेलर इतने ज्यादा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। आज मार्केट बुलिश है कि बियरिश है, अगर कोई बोल रहा है बियरिश है तो मतलब मार्केट नीचे जाने के चांस, सेलर सेलिंग प्रेशर आ रही है, मार्केट नीचे जा सकता है। आज से 1 साल बाद मार्केट का क्या व्यू है, बुलिश व्यू है, मतलब 1 साल बाद मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है यहाँ से ऊपर जाने का। तो ये आपने सुना होगा बुलिश व्यू एंड बियरिश व्यू। इसी तरीके से आपने सुना होगा पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक खास करके नए जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए तो ये बड़ा फेवरेट टर्मिनोलॉजी है स्टॉक मार्केट का, कि वो कुछ ऐसा शेयर चाहते हैं। ये केवल आपके साथ या फिर न्यू इन्वेस्टर के साथ नहीं, जब मेरा स्टार्ट हुआ था जर्नी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो छोटे शेयर होते हैं उनमें पैसा ज्यादा जल्दी डबल हो सकता है। 2 रुपए का शेयर बड़ी जल्दी 4 रुपए हो सकता है, 10 रुपए हो सकता है, 100 रुपए का
या फिर 1,000 रुपए का 2,000 होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनके जो प्राइस होते हैं वो 100 रुपए से नीचे चल रहे होते हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा होता है। 500 करोड़ से नीचे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी जाता है। वैसे 100 करोड़ वाली को रखा जाता है, लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है जो 400-500 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन भी होते हैं। जो छोटी कंपनियां जिनका जो प्राइस है वो बहुत कम है, और जिनका जो फंडामेंटल्स है वो इतने अच्छे नहीं है, वो छोटी कंपनियां, उनको पेनी स्टॉक कहा जाता है। ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से इनमें इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी, अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी का के पोर्टफोलियो चेक करते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियो चेक करते हैं, तो कोई भी म्यूचुअल फंड पेनी स्टॉक्स में बाइंग नहीं करता। यहाँ ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं। और पेनी स्टॉक में किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स से प्ले किया जाता है उनके प्रमोटर्स के द्वारा, वो अभी जो आगे का सेशन है बिहेवियरल फाइनेंस, उसमें आपको समझ में आएगा। तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में भी 3 सेशन है। आज पहला सेशन, दूसरा सेशन, फिर थर्ड सेशन। तो आप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की तीनों सेशन देखोगे तो आपको ये बहुत सारी चीजें जिनसे आपको बचना चाहिए, तो वो भी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पोर्टफोलियो आपने सुना होगा, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक तरीके से हम जितने भी जो असेट है मेरे मैंने इन्वेस्ट किए हुए उनका बंच जो होता है वो उनको पोर्टफोलियो कहते हैं। जब मेरे पोर्टफोलियो मान लो 10 शेयर है, तो मेरा पोर्टफोलियो 10 शेयरों का मेरा पोर्टफोलियो है, तो ये पोर्टफोलियो होता है। वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव को वॉलेटिलिटी बोलते हैं। अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट का बाय नेचर जो नेचर है वो वॉलेटिलिटी का है। जो मैंने अभी एक चार्ट दिखाया था जहां 1991 से लेके अभी तक सेंसेक्स कैसे चला, तो वो सेंसेक्स एक स्टे लाइन में नहीं, स्टेडी लाइन में नहीं था, ऐसे नहीं था या फिर ऐसे नहीं था, कैसे था वो? वॉलेटिलिटी में था। तो ये जो मार्केट का बाय नेचर ये वॉलेटाइल मार्केट होता है। डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ये भी सुना होगा। इंट्राडे क्या, इंट्राडे ट्रेडिंग किया या डे ट्रेडिंग किया? अगर मैं कोई भी शेयर सुबह खरीदता हूँ, मान लो मैंने 100 SBI खरीदे सुबह, और उसी दिन विद इन द डे मैं बेच देता हूं, तो वो जो मेरा ट्रेड है वो इंट्राडे ट्रेड कहलाएगा। अगर मैंने आज खरीदे, आज नहीं बेचे, कल बेचूं, परसों बेचूं, 1 साल बाद बेचूं, 10 साल बाद, तो वो क्या कहलाएगा? डिलीवरी ट्रेड। क्योंकि जब भी मैं शेयर आज खरीदता हूं और आज नहीं बेचा, तो वो एक्सचेंज उसकी हमें डिलीवरी दे देता है T+1 डे में। अर्लियर ये T+3 में थी, फिर T+2 में हुआ, फिर अभी ये T+1 डे में ज्यादातर स्टॉक्स का डिलीवरी आ जाता है। तो जब हमारे पास डिलीवरी आ गया तो वो डिलीवरी ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन वहां अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत सारी होती है, जहाँ कुछ स्विंग ट्रेडिंग होती है, कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग ऐसी होती है कि आज खरीद लिया, मान लो उसमें आज से 10 दिन बाद, 5-6 दिन बाद उसको सेल कर दिया। पोजिशनल मतलब आज हमने पोजीशन ले ली, 3-4 महीने में, 5 महीने में ऊपर जाता है तो बेच दिया। लेकिन वो सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं कैटेगरी वाइज वो डिलीवरी ट्रेड में आते हैं। अगर आज ही आज में बेच दिया तो वो इंट्राडे कहलाता है। जब आपका एक ऑर्डर बुक होता है, जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें ऑर्डर लगाते हो, तो वहां एक ऑर्डर बुक होता है। वहां से आपको जब ऑर्डर लगाना होता है तो वहां बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा। या अगर आपका अभी डीमेट नहीं है तो आगे आप देखोगे, तो ये पहले से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहां पे एक होता है आस्क प्राइस, एक होता है बिड प्राइस। आस्क प्राइस वो होता है जहां पे सेलर अपने शेयर को सेल करने के लिए रेट डालता है कि ये मैं इस रेट पे, मान लो मेरे पास एसबीआई है, मैं आज 720 रुपए पे एसबीआई को बेचने का अपना प्राइस डालता हूं। बिड प्राइस क्या होता है? बायर अपने शेयर खरीदने के लिए अपना रेट डालता है कि मुझे ये जो एसबीआई है मैं खरीदना चाहता हूँ, 710 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। बायर ने अपना बिड कर दिया, सेलर ने अपना आस्क प्राइस लगा दिया। अब ऐसे बहुत सारे बायर आएंगे, सेलर आएंगे, जिन दोनों का प्राइस मैच हो जाएगा वहां ट्रेड हो जाएगा, उसको बोलेंगे ट्रेड हो गया। जब दोनों के प्राइस मैच हो जाते हैं तो ट्रेड हो गया। तो एक आ जाता है लास्ट ट्रेड प्राइस। जब मार्केट में आप ये देखोगे आज का ओपन क्या है, तो सुबह मार्केट में कोई भी शेयर जहां पे ओपन होता है उसको ओपन प्राइस बोलते हैं, जहां पे शेयर ने लास्ट ट्रेड किया है उसको लास्ट ट्रेड प्राइस बोलते हैं। आस्क और बिड मैंने बता दिया क्या होता है। मार्केट में जहां पे लास्ट डे क्लोज हुआ था उसको क्लोज प्राइस बोलते हैं ना, वहां आपको दिखेगा लास्ट डे क्लोज क्या है, लास्ट डे से नेट चेंज क्या है। तो कल जो रेट पे बंद हुआ था वहां से आज नीचे है तो वो नेगेटिव चेंज है, अगर ऊपर है तो वो पॉजिटिव चेंज है। तो ये नेट चेंज, ये बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो अब जब आप वहां पे जाएंगे खरीदने या बेचने, तो वहां आप देखेंगे। लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। लिमिट ऑर्डर, मान लो अभी कोई शेयर है जो चल रहा है 100 रुपए, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको 98 पे खरीदूं तो मैं क्या करूंगा, 98 का बिड लगा के रख दूंगा। तो जब वो 98 आएगा तो खरीदा जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं खरीदा जाएगा। मतलब वो मैंने केवल लिमिट लगाया है, अभी बाय नहीं हुआ, तो उसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। मार्केट ऑर्डर क्या होता है? जहां पे मैं अपना कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं डालता कि मुझे इस रेट पे लेना है,
मार्केट में जो भी रेट चल रहा है मार्केट ऑर्डर करके उसको खरीद लेता हूँ, तो जो भी रेट का बेस्ट सेलर अपना रेट डाल के बैठा है तो उसका शेयर मेरे पास आ जाता है, तो इसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, ज्यादातर ये ट्रेडर्स होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। स्टॉप लॉस में क्या होता है कि मान लो 100 रुपए का शेयर मैंने खरीदा है, मेरा जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है वो केवल 2 रुपए, मतलब मैंने मान लो 1,000 शेयर खरीदे हैं, मैं 2,000 से ज्यादा लॉस नहीं चाहता, तो मैंने 100 रुपए पे कोई शेयर खरीदा है तो 98 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अभी 100 रुपए चल रहा है, ऊपर जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे गिरना चालू हो गया तो हो सकता है वो 100 रुपए की चीज 90 रुपए भी हो जाए, तो उस केस में अगर मैंने 1,000 खरीदे हैं तो 10,000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन मेरी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी 2,000 से ज्यादा नहीं है, या अगर मैं ट्रेडर हूं तो मुझे लिमिटेड रिस्क ही लेना चाहिए। अगर मैं एक ही सौदे में, हो सकता है कि अगर मैं ट्रेडर हूं तो 5 ट्रेड ले रहा हूं, उसमें से 4 ट्रेड हो सकते हैं सही हो जाए, लेकिन एक ट्रेड गलत हो जाए, और एक ट्रेड गलत ऐसा हो गया कि जिसमें लॉस बहुत ज्यादा हो गया, तो ज्यादातर ट्रेडर को इसी वजह से लॉस होता है कि वो स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं करते। तो उस केस में क्या होता है, अगर उनको 10 ट्रेड किया, हो सकता है 8 ट्रेड भी राइट हो जाए, सही उनके एज पर एक्सपेक्टेशन हो जाए, उसके बाद भी कोई 1-2 ट्रेड में ही जितना उनने कमाया उससे ज्यादा लॉस ले जाते हैं और ज्यादा ओवरऑल लॉस हो जाता है। तो उसके पीछे क्या होता है, स्टॉप लॉस की एक स्ट्रेटजी का ना होना भी होता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आपके लॉस का एक स्टॉप लिमिट होता है, वहां से ज्यादा लॉस नहीं होने देता। अगर टेक्निकल एनालिस्ट लोग क्या करते हैं कि एक टेक्निकल प्राइस एक्शन के थ्रू देखते हैं कि ये वाला लेवल ऐसा है, मान लो 100 रुपए का शेयर चल रहा है, अगर ये 95 के नीचे जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा गिर सकता है, क्योंकि वहां के बाद इसका जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो वहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। ट्रेड क्या होता है, जब बायर एंड सेलर के प्राइस मैच हो जाते हैं, बिड मैच हो जाते हैं, बिड एंड आस्क प्राइस, तो वहां ट्रेड हो जाता है, उसको ट्रेड बोलते हैं। तो ये नॉर्मल मार्केट टर्मिनोलॉजी है जो आपने सुना होगा, अगर आप मार्केट में हैं तो भी और नहीं है तो भी। कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस भी होते हैं, ये अगर आप मार्केट में हैं तो भी सुने होंगे, या आप थोड़ा सा भी मार्केट का नॉलेज रखते हैं तो सुना होगा। जैसे डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, हिंदी में इसको लाभांश बोलते हैं। मान लो एक कंपनी है, एसबीआई का, क्योंकि जितनी भी जो लिस्टेड कंपनी है वो क्वार्टरली अपने रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं कि लास्ट क्वार्टर में उन्होंने जो बिजनेस किया उससे उनको क्या प्रॉफिट हुआ, कितना इनकम जनरेट किया, किस तरीके का, जो फाइनेंशियल सारे देती है। अब जितना भी वो प्रॉफिट हुआ वो अपने शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स है उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं, डिविडेंड दे देते हैं। जैसे अभी रिसेंट में आईओसी ने एक शेयर पे 11 रुपीज का डिविडेंड दिया था, तो वो उसको डिविडेंड, जितने भी शेयर होल्डर हैं एक शेयर पे 11 रुपए का दिया, तो मेरे पास अगर 100 शेयर है तो 1100 रुपए का मेरे पास डिविडेंड आ गया, तो ये डिविडेंड होता है। दूसरा, मर्जर एंड एक्विजिशंस, ये भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से मर्ज होती है तो उसको मर्जर बोलते हैं। जैसे अभी एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक दोनों मर्ज होके एक बन गई, तो उसको वो वहां मर्जर हो गया। एक्विजिशंस क्या होता है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है और फिर वो उसी में मिल जाती है तो उसको एक्विजिशन बोलते हैं, है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन होते रहते हैं जहां पे मर्ज, जैसे अभी आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होने वाला है। तो इस तरीके से जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं वहां पे मर्जर, दो कंपनियां मिलकर एक बन जाती हैं, एक्विजिशन में भी दूसरी कंपनी को एक कंपनी एक्वायर कर लेती है, तो वहां भी वो उस एक रेशो में कि मैं, जैसे अभी जो बैंकों के मर्जर्स हुए थे, एक्विजिशन भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती, तो वो मर्जर एंड एक्विजिशन होते हैं। बायबैक, बायबैक क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर खरीदना चाहती है शेयर होल्डर से, तो वो ऑफर देती है कि मुझे ये इतने आपके पास मान लो 1,000 का शेयर है, कंपनी बोलेगी आपसे मैं 1100-1200 रुपए में शेयर खरीदना चाहती हूँ, आप जितने भी मेरे शेयर होल्डर है वो बिड कर सकते हैं, तो हाँ उसके हिसाब से मैं शेयर जितने मुझे चाहिए मैं बायबैक कर लूंगा। जैसे अभी आपने सुना होगा टीसीएस ने बायबैक किया था, एलएनटी ने बायबैक किया था, जब कंपनी अपने शेयर शेयर होल्डर से वापस खरीदती है, मार्केट प्राइस है उससे ज्यादा पे खरीदती है। एक लिमिट होता है, जैसे टीसीएस का लिमिट था कि उसने 4,000 करोड़ का टोटल बायबैक किया था। मान लो जो जिन लोगों ने बिड कर दिया, जितने शेयर होल्डर हैं, अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उसमें से रेशो निकलेगा कि 20% सभी से कंपनी लेगी। अगर रिटेल इन्वेस्टर से 20% दे रही है, कभी कभी 30%, कभी कभी 100% भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग वापस देना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो रेशो निकलता है। बोनस क्या होता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर, एक के बदले एक शेयर, जैसे मैंने अभी चार्ट दिखाया था, वहां विप्रो ने लगातार बोनस दिया था, एक के बदले एक, और एक के बदले एक, कभी एक के बदले 5, तो इस तरीके से वो बोनस शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर एज ए बोनस देती रहती है। स्टॉक स्प्लिट, जब एक शेयर, नॉर्मली इसका 10 रुपए फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू क्या है ये हम आगे समझेंगे, जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस वाला सेशन होगा, तो बहुत सारे ऐसे
टर्मिनोलॉजी अभी भी यूज होगी, जिनको हम आगे जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट करके, जैसे अभी आपने सुना होगा तो ये एसबीआई का स्प्लिट हुआ था, वो तो काफी टाइम हो गया ना। बहुत सारे अभी और भी शेयर्स हैं जिनके स्प्लिट होते रहते हैं। एचएएल का स्प्लिट हुआ था, एक शेयर को 5 शेयर में बांट दिया था, और ये लगातार आप देखोगे तो मंथली किसी ना किसी शेयर में स्प्लिट होता रहता है। स्पिन ऑफ में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेती, वापस दे, मतलब लेके और वो पैसे दे देती है वहां से। कंपनी अगर बिजनेस नहीं करना है तो कंपनी ने अपना बिजनेस स्पिन ऑफ शेयर वापस लेके पैसे देके खत्म कर दिया। इसी तरीके से लिक्विडेशन क्या होता है कि कंपनी पूरा अपना बिजनेस अब नहीं करना चाहती, जितने भी असेट है उसके, प्लांट मशीनरी जितने भी असेट है वो सब बेच के वो पूरा पैसा शेयर होल्डर को दे दिया, और जहां से उसने अगर किसी बैंक से लिया था उसको देख के पूरा लिक्विडेशन करके वहां पे वो कंपनी डिसमिस हो गई। उसको लिक्विडेशन कहते हैं। राइट इशू एक डिविडेंड की तरह होता है, जहां पे कंपनी कैश फॉर्म में ना देके अपने शेयर होल्डर को एक राइट देती है कि वो शेयर कम रेट में खरीद सकते हैं। तो वो राइट मिल जाते हैं शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनसे वो राइट मिल जाते हैं। वहां से वो एक उनके पास राइट है, वो कम रेट में, जो पहले से पूरा बताया जाएगा कि इस तरीके से आपको पेमेंट देके इतने आपके पास ये राइट है, इतने शेयर आप हमारे हमसे खरीद सकते हैं, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। इक्विटी टेंडर ये ज्यादातर नॉर्मल नहीं आता। अभी आपने अगर बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले आप गूगल करोगे या आपने सुना होगा, तो गूगल ने इक्विटी टेंडर निकाल दिया था। ये 1-2 दिन पहले निकाल दिया जाता है कि मैं अगले दिन मार्केट जब खुलेगा तो याहू के शेयर पूरे जितने भी मार्केट से खरीद के इस रेट पे, टेंडर में इस रेट पे खरीदने के लिए तैयार हूं, जितने भी शेयर होल्डर हैं वो मुझे बेचने, और मैं याहू को एक्वायर कर लूंगा, चाहे बेशक याहू चाहे या ना चाहे। तो इस तरीके से इक्विटी टेंडर निकाल दिया जाता है जब कोई थर्ड पर्सन या थर्ड कंपनी कंपनी जितने भी जो शेयर होल्डर है उनको टेंडर दे देती है कि आप इस कंपनी के सारे शेयर मुझे बेच दो, मार्केट रेट इतना है, मैं इतने में खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये एक्शन के थ्रू होता है, उसको इक्विटी टेंडर होता है। नॉर्मली ये इंडिया में अभी तक नहीं देखा गया है। टाइप ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मैंने बताया, जैसे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसके हिसाब से 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लार्ज कैप में टॉप के 100 कंपनी जो होती है उनको लार्ज कैप कंपनी बोला जाता है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनी बोला जाता है। और 101 से लेके 250 तक की जो कंपनियां हैं उनको मिड कैप कंपनी बोला जाता है। और 250 से बियॉन्ड, 251 से लेके जितनी भी नीचे कंपनियां हैं उनको स्मॉल कैप कंपनीज बोला जाता है। ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, डिविडेंड यील्ड एंड डिफेंसिव स्टॉक, ये भी सुना होगा आपने बहुत ज्यादा। ग्रोथ स्टॉक वो होते हैं जिनके साथ ग्रोथ स्टोरी है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ से ग्रोथ स्टॉक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले ग्रोथ, जिनके साथ ग्रोइंग स्टोरी है। डिफेंस स्टॉक ग्रोथ स्टॉक है, जो आर्टिलरी, डिफेंस आर्टिलरी में, या फिर जो असला बारूद बनाने में काम कर रहे हैं, वो सारे ग्रोथ स्टॉक हैं। जोमेटो टाइप की जो कंपनी है वो सारे ग्रोथ स्टॉक है, पेटीएम, जो आगे ग्रोथ कर सकते हैं। वैल्यू स्टॉक वो होते हैं जिनका जो अपनी एक्चुअल वैल्यू से अभी थोड़े कम रेट पे, जिनका वैल्यू तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन अभी कुछ एडवर्स सिचुएशन की वजह से, कुछ मार्केट में बिजनेस की वजह से, या किसी भी वजह से वो अपने जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, उनको वैल्यू स्टॉक बोला जाता है। जैसे एसबीआई एक वैल्यू स्टॉक है, टाटा स्टील इस समय पे वैल्यू स्टॉक है। ऐसे बहुत सारे वैल्यू स्टॉक भी होते हैं मार्केट में, जो जिनका एक्चुअल वैल्यूएशन है उससे काफी सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है, उनको वैल्यू स्टॉक बोला जाता है। डिविडेंड यील्ड स्टॉक होते हैं जो जिनका डिविडेंड यील्ड ज्यादा होता है, कि जो डिविडेंड ज्यादा देते हैं, जैसे आईओसी, बीपीसीएल, वेदांता, ये सारे शेयर क्या है, डिविडेंड यील्ड स्टॉक है। इनकी डिविडेंड यील्ड बहुत है, अगर आप इनको लेके रखते हैं तो प्राइस एप्रिसिएशन हो या जो भी हो, आप उससे तो फायदा हो ही सकता है, लेकिन आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलता रहता है, वो भी एक अच्छा फायदा है। डिफेंसिव स्टॉक वो होते हैं जो जिनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, जब मार्केट गिरता भी है तो वो बहुत ज्यादा नहीं गिरते हैं। ज्यादातर एफएमसीजी स्टॉक्स को डिफेंसिव, या जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उनको डिफेंसिव स्टॉक बोला जाता है। ब्लू चिप, ये भी आपने सुना होगा, ब्लू चिप शेयर क्या होते हैं। ज्यादातर लार्ज कैप ब्लू चिप होते हैं, लेकिन सारे लार्ज कैप ब्लू चिप नहीं होते। जितने भी जो ब्लू चिप कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, वो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी होती है। जैसे एसबीआई एक ब्लू चिप शेयर है, एलएनटी एक ब्लू चिप शेयर है, टाइटन एक ब्लू चिप शेयर, जो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, और ये लार्ज कैप कंपनी है, उसको ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है वो मैंने बता दिया। डीमेट अकाउंट ओपन कराना है, उसके बाद आपको प्रॉपर एक
सही तरीके का नॉलेज लेना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। डीमेट कैसे अकाउंट ओपन करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होते हैं इस मार्केट में आने के? वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट कभी भी। जैसे आप जब एफडी करते हो तो वहां पे आपका एफडी में प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपने जब इन्वेस्ट किया तो वो, ये मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो आपकी प्राइस से नीचे। यहाँ पे जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो वहां पे वो एक्शन में आ जाता है, मतलब वॉलेटिलिटी रहेगी तो ऊपर नीचे जा सकता है। तो वो आपको पहले से इसको कंसिडर करना चाहिए। मार्केट का रिस्क हो सकता है, और जो आपने जो कंपनी खरीदी वो तो अच्छी है, लेकिन ओवरऑल मार्केट रिस्की हो गया, मार्केट नीचे आ गया कोई ग्लोबल रीजन से या कोई पेंडेमिक वेंडेमिक रीजन से, तो वो भी एक रिस्क हो सकता है। लेकिन इसके जो रिवॉर्ड है वो ये है कि इसमें पोटेंशियल जो एप्रिसिएशन या फिर जो आपको रिटर्न देने का पोटेंशियल है वो काफी अच्छा है, और कंपाउंडिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो। आपको जब अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट, क्योंकि जब भी मान लो आपको एक कोई गैजेट खरीदना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर कोई भी घर के लिए कोई चीज ऑनलाइन खरीदनी है, तो आप उसको खरीदने से पहले रिव्यू लिखते हैं, जिसने खरीदा है उसके रिव्यू देख लिए, आप लोगों से पूछते हैं। तो एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। तो आप जब अपने पैसे किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर उस कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए। अगर आपको करना नहीं आता तो जो ठीक से इस मार्केट में है, जो और लोगों का भी ये ठीक से कर रहे हैं, तो उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए। और जब एनालिसिस की बात आती है तो मार्केट में दो नॉर्मल एनालिसिस होते हैं ज्यादातर, जहाँ से स्टॉक का ये तय किया जाता है कि फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये हम आगे के शेड्यूल है, ये सारे सेशन रहेंगे। फंडामेंटल में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, असेट एंड लायबिलिटी, कैश फ्लो, ऑर्डर बुक, ये पूरा बैलेंस शीट से पता करते हैं कि वो कंपनी का हेल्थ कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। फाइनेंशियल रेशो भी फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं, जिसमें ईपीएस, पी, प्राइस टू बुक, क्विक रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इक्विटी डेप्ट रेशो। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स, ट्रेंड्स के थ्रू, प्राइस एक्शन, बहुत सारे पैटर्न्स के थ्रू हम ये पता करते हैं कि अभी यहाँ से क्या हो सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस को ज्यादा तवज्जो देते हैं। जो शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग वाले जो होते हैं वो प्राइस एक्शन के लिए काम करते हैं, इसलिए वो टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे और तरीके होते हैं कंपनी को एनालाइज, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, और भी चीजें होती हैं फंडामेंटल और टेक्निकल के अलावा। तो धीरे धीरे जब अपने जितने भी सेशन शेड्यूल है उनमें आपको पता चलेगा। स्ट्रेटेजी, अगर आप इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करो, वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, ग्रोथ इन्वेस्टिंग करो। यहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपका रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग होता है, उसके क्या फायदे होंगे वो धीरे धीरे आप जब हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। देखो सर, ये बिगिनर्स के लिए टिप्स ये है कि कभी भी आप खुद से, ये जो जितने भी आप अगर खुद ही जाके मेडिकल से अपने जो अपने लिए मेडिसिन लोगे बिना कोई डॉक्टर की सपोर्ट के, तो हो सकता है कि वो आपको उस फायदा ना करे, या हो सकता है वो आपको नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा दे। तो जरूरी है कि क्योंकि आपका ये काम नहीं है, आप उतना टाइम मार्केट को चाह के भी नहीं दे सकते जितना हम दे सकते हैं। तो आप हमारी सर्विस के रिलेटेड, हम किस तरीके से काम करते हैं, अभी हम ओवरऑल 200 करोड़ का जो असेट है, एयूएम है, उसको मैनेज करते हैं। हमारा क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने किस तरीके से परफॉर्म किया है, कैसे वेल्थ क्रिएट किया है, उसके लिए आप सभी लोग हमारे ऑफिस में इनवाइटेड हैं। अगर आप मान लो हमारे सिटीज में नहीं है, बाहर हैं, तो आप कभी भी आपके जो सेल्स कोऑर्डिनेटर, जो क्लास कोऑर्डिनेटर है, उससे बात करके एक कॉल अरेंज कर सकते हैं। हम ऑनलाइन जूम पे भी कॉल कर सकते हैं। और आपकी प्रॉपर, क्योंकि आपने हमारे ये कोर्स में एनरोल किया है, पूरा फ्री है, आगे भी फ्री रहने वाला है। ये इसके लिए आपको हमारी तरफ से श्योरिटी है। तो क्योंकि आपने एनरोल किया तो हमारी तरफ से भी कुछ गिफ्ट और बोनस पॉइंट आपको दिए जाएंगे, जिसमें हम आपको फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार करके देंगे। वो कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करानी है, तो जो आपके क्लास कोऑर्डिनेटर हैं, जिनने आपको क्लास में ग्रुप में ऐड कराया है, जिनसे आपकी बात हो रही है, उनसे आप जरूर बात करो। उनसे आप मीटिंग का टाइम लो, हम जूम पे भी मीटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस आ सकते हैं तो ऑफिस में भी वेलकम है आपका। बाकी आप जुड़े रहिए, अगला सेशन का वीडियो हम फिर से नेक्स्ट वीक में डालेंगे। अभी जो आज हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड एक क्विज का लिंक आएगा आपको आफ्टर 3 डेज। वो क्विज में भी आपको आंसर करना है, और जो इस पूरे बैच का हाईएस्ट स्कोरर रहेगा
उसको हम एक अच्छा गिफ्ट देंगे, और जो टॉप 10 रहेंगे उनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने इस कोर्स में पार्टिसिपेट किया और आपका ये मार्क रहा। तो प्रॉपर एक सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन भी आपको दिया जाएगा टॉप 10 लोगों को। तो आपको क्विज में जरूर पार्टिसिपेट करना। थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी लर्निंग। गलतियां ना करो और अच्छे अच्छे से इन्वेस्ट करो, अच्छे नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर एनरोलिंग विद अस। थैंक यू सो मच।